अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग को आज 9 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अमन कायम करने की तमाम कोशिशें मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। खित्ता आग की लपेट में है। दुनिया में अमन कायम करने की गत से मार्ज़े वजूद में आने वाली अक़वाम मुत्तहिदा भी खातिर ख्वाह किरदार अदा करने में नाकाम दिखाई दे रही है। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग बयानबाजियों और धमकियों के बाइस अपना दायरा मुसलसल बढ़ाती चली जा रही है। ईरान इसराइल जंग के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दौरे के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात तारीखी सतह पर अस्तवार हो चुके हैं, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबल अमन इनाम के लिए भी नामजद करने की सिफारिश कर दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने दौरा अमरीका के दौरान इस अज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए अपना किरदार अदा करेगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए इंसानी और माशी लिहाज से बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। नाजरीन, पाकिस्तान बैरूनी महाज पर अपना मुकदमा हर सतह पर भरपूर अंदाज में लड़ रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुनिया भर में भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी वफ्द ने भारत के खिलाफ हर फोरम पर पाकिस्तान की भरपूर तर्जुमानी की है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान आलमी फोरम पर भारत से बयानिए की जंग जीत चुका है। भारत का कोशिश ये था कि जहां वो जंग के मैदान में पाकिस्तान को नहीं हरवा सके, तो उनका कोशिश ये था बयानिया के लिहाज से और सफारती सतह पे वो पाकिस्तान को नाकाम करवा दे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान कामयाब रहा और भारत नाकाम रहा। एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान का मुकदमा बैनुल-अक़वामी सतह पर भरपूर अंदाज में लड़ रही है, लेकिन दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत बजट पेश करने के बाद अपोजिशन की जानिब से मुसलसल तनकीद की ज़द में है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट को मुस्तरद किया, तो फिर हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बजट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया और अब मौलाना फजलुर रहमान भी बजट के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। उनका कहना है कि ये बजट वजीर खजाना ने नहीं बल्कि IMF ने बनाया है। ये जो बजट पेश किया गया है, अगर वजीर खजाना साहब मौजूद होते तो मैं उनकी मौजूदगी में ये कहता कि वजीर खजाना साहब, ये बजट आपने तैयार नहीं किया, ये IMF ने तैयार किया है और आपने पढ़कर सुनाया है। मौलाना के इस बयान से कबल भी अपोजिशन जमातों के बेशतर रहनुमा बजट पर सख्त अल्फाज में तनकीद करते रहे हैं। अपोजिशन जमातें बजट को लेकर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रही हैं। क्या अपोजिशन जमातें बजट का रास्ता रोक पाएंगी? इस सब पर और मुल्क की सियासत से जुड़े दीगर मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अकील, अभी आप जानते हैं कि ट्रंप साहिब की मुलाकात हुई, बल्कि दावत पे बुलाया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। किस तरह से देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? क्योंकि एक तो हमें समझ नहीं आई कि चलें हम अपनी फ़ौज को ऑन करते हैं, हमें अपनी फ़ौज से बड़ा प्यार है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी फौज में जाने के लिए बड़े टेस्ट दिए, बड़ा शौक था बचपन से वर्दी पहनने का, फौजियों को देख के बड़ी खुशी होती थी। तो हम तो अपने मुल्क की फौज को ऑन करते हैं, फिर जो हमारी गवर्नमेंट है हम इसके लिए इसकी तनख्वाहें क्यों हम दें? हम आप लोगों के प्रोटोकॉल्स के लिए पैसे क्यों दें? आप जो इतना बजट लेके आ गए हैं जिसमें सब कुछ मरियम नवाज साहिबा के नाम पे है, नवाज शरीफ साहिब के नाम पे है, तो हमें तो हाइब्रिड निज़ाम नहीं चाहिए। हम तो फौज के साथ खुश हैं। हम फिर आप लोगों के प्रोटोकॉल्स के ऊपर अपने पैसे लगा रहे हैं, हमारे टैक्स से आप लोगों के प्रोटोकॉल चल रहे हैं, PM हाउस के खर्चे हो रहे हैं, PM ऑफिस के खर्चे हो रहे हैं, तो हमें तो नहीं चाहिए हाइब्रिड निज़ाम। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी माशाल्लाह स्टार्टिंग ही मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग थी। सुजैन, बात यह है कि किसी भी जमहूरी माशरे में जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, और आप देखती हैं कि जमहूरियत ऑब्वियसली अब पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात है कि जमहूरियत है और इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। अगर जमहूरियत ना होती तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी ना होते, फंडामेंटल राइट्स भी ना होते, आईने पाकिस्तान भी ना होता। तो ज़ाहिरी बात है कि कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी इनफेक्टिव है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है इस तमाम तर मामले पे। तो ज़ाहिरी बात है कि इसी जमहूरियत पे यकीन रखते हुए हम तमाम तर मामला आगे बढ़ाते हैं, और इसीलिए मेरा प्रोटोकॉल नहीं या वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल नहीं। अकील, अभी भी डी चौक में मैंने देखा कि सारे प्रोटोकॉल लगे हुए थे। एक गाड़ी के पीछे 4 गाड़ियां थी, V8 गाड़ियां थी, वो जो प्राडो गाड़ियां होती हैं जिनके पेट्रोल भी बड़े महंगे होते हैं, वो थी। ये सारा कुछ तो आवाम के पैसों से ही जा रहा है ना?
बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, दुरुस्त कह रही हैं कि ये सब आवाम के पैसों का है और आवाम ही ताकत का सरचश्मा है। और यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि जिस तरह आपने इस हवाले से बात की, तो एक मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट थी और वहाँ पे फिर वज़ीर आज़म को थ्रू आउट इन्फॉर्म रखा गया, उनकी मशावरत इस तमाम तर प्रोसेस में शामिल थी। एंड ऑफ कोर्स आई डेफिनेटली थिंक कि ये बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड तो ज़रूर है, लेकिन इट्स गुड फॉर पाकिस्तान। एक नया बाब रकम हुआ है पाकिस्तान, लेकिन फिर सियासतदानों को तो घर चले जाना चाहिए, जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद नहीं, देखें अब यही बात है ना कि जो दीगर जमहूरियतें हैं दुनिया पूरी में, वहाँ पे भी जमहूरियत को ही फ़रोग मिलता है। और ऑफ कोर्स मैंने जिस तरह आपसे जिक्र किया कि एक मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट थी, और उसके बाद अच्छी खुशाइन बात है कि सदर ट्रंप ने जो है वो लंच पे ज़हराने पे इनको मदऊ किया और एक नया बाब रकम हुआ। एंड इफ़ इट्स गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान, इफ इट्स गोइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान इन एनी शेप, मैनर और वे, देन आई विल सपोर्ट दैट प्रोसेस। और ये प्रोसेस बिल्कुल फील्ड मार्शल साहब की जो मुलाकात हुई है, ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है, पाकिस्तान इससे बेनिफिट कर रहा है। सो बसीयत पाकिस्तानी, इट्स नॉट फॉर मी कि मैं उस पर अपना वर्डिक्ट दूँ या मैं अपनी जो है वो बात करूँ और मैं कहूँ कि ये नहीं होनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी या ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। एक एंगेजमेंट कॉन्टीन्यूस है, एट ऑल लेवल्स है, सिविल साइड पे भी और मिलिट्री साइड पे भी। पॉलिटिकल साइड पे देखें, सेक्रेटरी मार्को रूबियो की कल रात बात हुई है और बहुत देर तक बात हुई है ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज, और जो मोड्स ऑफ कोऑपरेशन है या एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है उनके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर जब इंगेजमेंट हो रही है वो सिविल मिलिट्री दोनों के साथ हो रही है, तो दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान। महंगाई का जो बोझ पड़ता है वो आवाम पे पड़ता है। इस दफ़ा अगर कुर्बानी देखी जाए तो बहुत कम लोगों ने कुर्बानी की, सड़कें खाली पड़ी हुई थी, लोगों के पास खरीदने को कपड़े नहीं थे। आपकी हुकूमत कहती रही कि जी हम लोगों ने बड़ी माशी तरक्की कर ली है, महंगाई तो उसी तरह बल्कि महंगाई बढ़ गई है। और ऊपर से सोने पर सुहागा, सारा क्रेडिट हम आपको देते हैं। क्रेडिट मरियम नवाज ऑनलाइन व्हील प्रोग्राम, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सो एंड सो, जो हमारे नवाज शरीफ साहिब हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। नवाज शरीफ किसान कार्ड 10 अरब रुपए उसके ऊपर जो लग रहे हैं, नवाज शरीफ IT सिटी, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल। सर सारे नाम, इतना क्या आप लोगों को कॉम्प्लेक्स है कि हर चीज़ अपने नाम पे इश्तिहार बड़े बड़े लग जाते हैं, और फिर अगर हम तनकीद करें तो आप कहते हैं तनकीद भी ना करें। देखिए, अच्छा ये तो एक अच्छा काम जो अच्छे इक़दाम पंजाब हुकूमत कर रही है या फेडरल हुकूमत कर रही है, उसको आपने चले अप्रिशिएट तो किया। नाम में क्या रखा है? ज़ाहिरी बात है कि जो लीडरशिप है हमारी, हम तो उनको ऑनर करते हैं, उनका विजन है, उन्होंने आगे जिस तरह पॉलिसीज़ को शेप अप किया है तो बिल्कुल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मरियम की दस्तक हो, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट हो, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल हो, बिल्कुल हमारी लीडरशिप हमें ज़्यादा अच्छा लगता है अगर कायदे आज़म के नाम पे कुछ होता, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के नाम पे कुछ होता, डॉक्टर AQ खान के नाम पे कुछ होता, उनके नाम पे भी ऑलरेडी है, तो फिर उनके नाम पे भी हमने सोचा कि चले मरियम साहिबा का और नवाज शरीफ साहिब का उनको भी ऑनर कर रहे हैं। चले वो तो हमने मान लिया। अच्छा, अब आपने कहा कि जमहूरी हुकूमत है, चले एक सियासी जो पार्टी होती है, जमात होती है, उसने अपने ही बिल्कुल लेके जाना होता है। जिस तरह आपने देखा कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम को या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नाम को जो है वो एसोसिएट करते हैं। इसी तरह आपने देखा कि PTI वालों ने भी वहाँ पे अगर आप देखें तो तस्वीरें तो अपनी भी लगाई थी, अपने अपने प्रोजेक्ट्स उन्होंने जब किए। अब ये अब उल्टा हमारे पे उंगलियां तान देना या नहीं वो PTI वालों को हम इसलिए थोड़ा बख्श देते हैं ना कि उन्होंने एक शौकत खाना जो बनाया है ना, 3 अस्पताल अब तो बन गए हैं, वो उन्होंने डोनेशन लेके और आवाम के लिए, और फिर जो बनी गाला में उनका घर था वो भी नवाज शरीफ साहब से डोनेशन ली थी। वो ज़मीन वो ज़मीन नवाज शरीफ साहब से ही ली थी, और फिर पैसे जब नवाज शरीफ साहब उस टाइम, अच्छा अब वो क्रेडिट भी नवाज शरीफ साहब का, तो उस वक्त ही ली थी। सही हो गया, तो वो क्रेडिट है नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब से ही वो ज़मीन मांगी थी और ज़मीन उन्होंने बतौर अतिया ही दी थी। लेकिन फिर ट्रंप जैसा चालाक बंदा जिसने पूरी दुनिया को देखा हुआ है, बदल सकता हूँ, और आप जैसे आप भी नहीं इसको चेंज कर सकते, क्योंकि एक फैक्ट है ये। चले ये फैक्ट तो चेंज नहीं हो सकता। फिर ट्रंप साहब ने हमारी सिविल क़यादत से मिलने का उन्होंने टाइम वेस्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा इनके पल्ले कुछ नहीं है, पावर टॉक्स टू पावर, जिनके पास पावर है मैं उन्हीं से बात करूंगा। तो फिर ट्रंप ये सारे क्रेडिट हमें नहीं देता जो सुपर पावर अपने आप को समझते हैं। नहीं, उस पर भी मैं गुजारिश कर दूं कि एक तो मिलिट्री टू मिलिट्री जो इनविटेशन थी और इंगेजमेंट थी, और आपने देखा कि जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं सैयद आसिम मुनीर साहब,
वाज आल्सो द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उन्होंने बिल्कुल उनकी इंगेजमेंट हुई है वहाँ पे सेंटकॉम में, और सिंस ही वाज ऑलरेडी देयर और ये डिप्लोमेटिक चैनल से बैक एंड फोर्थ चल रहा था, एंड इसमें कोई आड़ नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये अनप्रेसिडेंटेड ज़रूर है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव बात है, और बसीयत पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान को वो जो है पॉजिटिविटी पाकिस्तान के ऊपर आती है और पाकिस्तान में कोई पॉजिटिव चीज़ होती है, पाकिस्तान के रिलेशंस में कोई पॉजिटिव चीज़ होगी, तो बसीयत पाकिस्तानी, मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा। ये तो बिल्कुल एप्रिसिएशन है कि आप देखें कि भारत को देखें, भारत अपना एक रोना रो रहा है 15वीं दफा अगर आप सुजैन देखें, 15वीं दफा उन्होंने मेंशन किया कि जंग बंदी उन्होंने कराई। हम उसका पूरा क्रेडिट उनको देते हैं, इसीलिए हमने जो है वजीर आज़म ने उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ पीस, तो उनको रिकमेंड भी किया है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो मसला कश्मीर है उसको इंटरनेशनल फोरम पे और उसकी सालसी के ऊपर भी या उसके लिए सालसी किरदार अदा करने के लिए भी उन्होंने जो पेशकश की है, हमारे लिए तो वो मैटर करता है। तो बिल्कुल हमने तो उसको अप्रिशिएट करना है और हम हर फोरम पे करेंगे। ट्रंप साहिब को नोबेल पीस के लिए तो नॉमिनेट किया, ठीक है, उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन अगर दूसरे मुसलमान ममालिक देखे जाएं, जिसमें अगर मैं सर-ए-फहरिस्त ईरान की बात करूं तो ट्रंप साहिब मुसलसल ईरान को तड़ियाँ लगाए जा रहे हैं। फिर ट्रंप साहिब ने फरमाया कि जब मैं आऊँगा, जिस वक्त वो इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी, यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर का उन्होंने जिक्र किया, फिर उन्होंने गजा की वॉर रुकवाने का जिक्र किया, पर अभी तक उन्होंने कुछ रुकवाया नहीं है। फिर हमारी तरफ से उनको ऐसा नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना, ठीक है, हमारे साथ उनके ताल्लुकात ठीक है, लेकिन इतना कोई उन्होंने अच्छा काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। देखिए, उन्होंने हमारी पाक भारत जो कशीदगी है, ये जो जंग हुई है, उसमें तो उन्होंने सालसी किरदार अदा किया है। वो सालसी की हद तक है, जो मैं भी डिनाई नहीं कर सकता, वो सालसी की हद तक, लेकिन वो हमारा सीज फायर तो बिल्कुल हुआ सिस्टम इतना अच्छा था कि दुश्मन हमसे डर के भागा। ये तो क्रेडिट फौज पाकिस्तान का, सिक्योरिटी का, मैं देखें उसी पे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात करें, आप मसले कश्मीर के ऊपर बात करें, उन्होंने पेशकश की, उन्होंने कहा जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं पाकिस्तान के, मैं उसमें सालसी किरदार अदा करने के लिए पेशकश करता हूं, और हमने ये चीज़ अप्रिशिएट की। भारत ऑन दी अदर हैंड वो कहता है कि नहीं जी, ये बायलैटरल इश्यूज हैं। अब मसला कश्मीर जो कि बैक फुटिंग पे था, बैक बर्नर पे था, अब वो अगर इंटरनेशनल फोरम्स पे, इंटरनेशनल मल्टीलैटरल फोरम्स पे वो एक उजागर हुआ है, तो ये पाकिस्तान की जीत है डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल फ्रंट पे। यहाँ पे ये बात भी कह दूँ मैं आपको, टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट विद यू, मैं ये समझता हूँ कि इनको जो हमने नॉमिनेट किया है वो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ईरान और इजराइल के ऊपर जब आप बात करें, एक तो पहली उन्होंने यूक्रेन की और रशिया की कोशिश की, ये नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की। अब यहाँ पे जो इजराइल और ईरान की बात है, हमने बिल्कुल एक हमारी प्रिंसिपल पोजीशन है, हमारी मॉरल जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी मुल्क के ऊपर अनप्रोवोक्ड, इलीगल, इलेजिटिमेट फायर आप करेंगे या उसको अटैक करेंगे तो उनका राइट टू सेल्फ डिफेंस है इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। और अकील, क्या आपकी गवर्नमेंट ने कोई जॉइंट सेशन बुलाया? लेकिन मुझे एक सेकंड अगर दें, जी प्लीज एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा एड्रेस कर दूं। और जहां तक आपने ईरान और इजराइल की जंग की बात की है, तो सदर ट्रंप ने भी मुलाकात के बाद जो है फील्ड मार्शल साहब से जब मुलाकात हुई तो उसके बाद यही कहा कि दे नो ईरान बेटर। सो ऑफ कोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, डार साहब ने भी यही बात की कि हम ईरानियों से बात कर रहे हैं और इरानियंस जो हैं वो हम दोबारा चाहते हैं कि नेगोशिएशन टेबल पे हैं। जो ऑनगोइंग नेगोशिएशंस थी, जो स्टॉल हो गई इस तमाम चीज़ के बाद, तो पाकिस्तान खुद एक मीडिएशन का रोल जो है, सालसी का रोल अदा कर रहा है, क्योंकि इस खित्ते में हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस खित्ते में हम पीस चाहते हैं, ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इस खित्ते को किसी भी वॉलेटाइल सिचुएशन से गुजरना पड़े। हम नहीं चाहते कि इस खित्ते में किसी भी किस्म की एक ऐसी हिजाने की कैफियत हो। हम चाहते हैं यहाँ पे ट्रेड हो, हम चाहते हैं ये खित्ता प्रॉस्पर करे, हम चाहते हैं कि ये खित्ते के अंदर जो है एक स्टेबिलिटी और सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो कायम दायम रहे। तो हम तो पीस चाहते हैं इस पूरे खित्ते में, तो वी आर एट द फ्रंट लाइन। तो हमें तो बिल्कुल वो इक़दाम उठाने पड़ेंगे और वो काम करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल कोई गवर्नमेंट जो है, अब जमहूरी गवर्नमेंट, जैसा आपने कहा कि हमारी जमहूरी गवर्नमेंट कोई जॉइंट सेशन बुलाएगी इस पर, ताकि इस पर अपोजिशन की भी राय ली जाए, और ईरान इसराइल का जो मामला है इस पर कोई प्रॉपर जॉइंट सेशन तो होना चाहिए। देखिए, काबीना के एक तो रेजोल्यूशंस जो हैं दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से, सेनेट से भी, नेशनल असेंबली से भी, ड्यूरिंग बजट सेशन ईरान के ऊपर जो एक अनप्रोवोक्ड, इलीगल, इलेजिटिमेट अटैक किया, हमने उसको कंडेम किया। रेजोल्यूशन जो है वो बिल्कुल यूनानिमसली दोनों हाउसेज में पास की गई। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस भी हुई, तकारीर भी हुई। मेरे ख्याल से तमाम तर सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी और उन्होंने अपनी अपनी बारी पर उस पर बात भी की। अब फिल वक्त जॉइंट सेशन का तो कोई ऐसा
मैं नहीं समझता कि बजट, क्योंकि अभी बजट का सेशन ऑन गोइंग है और अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है बजट के पास होने के हवाले से, तो ज़ाहिरी बात है कि इस तमाम तर मामले में हमारे लिए तो फिल वक्त दैट्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। लेकिन एट द सेम टाइम पैरेलल में जो साथ चीज़ चल रही है वो ईरान का इशू भी है, उसको हम डिप्लोमेटिकली जो है, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से हो, जो कि ईरान की रिक्वेस्ट पे डार साहब ने भी यही बात की कि हमने लेस दैन 24 आवर्स में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया ईरान की रिक्वेस्ट पे, और बिल्कुल हम उनके साथ मॉरली और प्रिंसिपली जो है स्टैंड करते हैं। और उसके बाद भी इस मुलाकात के बाद भी जो हुई है सदर ट्रंप की और फील्ड मार्शल साहब की, उसके बाद भी हमारे दफ्तर खारजा ने यही जो है बयान आया है उनकी तरफ से भी कि वो ईरान और इजराइल की जंग में मॉरली और प्रिंसिपली ईरान के साथ हैं, क्योंकि ये बात गलत है कि किसी के ऊपर अनप्रोवोक्ड इलीगल इलिजिटिमेटली अटैक किया जाए, उनको अपना दिफा का हक मौजूद है। सही, वो आर्टिकल 51 जो है। अच्छा, अब अगर मैं बजट की बात करूं, आपने कहा कि बजट भी है, इस बजट को तो पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि वो इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। मौलाना साहिब के भी कुछ बयानात ऐसे आ रहे हैं कि बजट जो है वो नहीं, उनको भी पसंद नहीं आया, मुझे भी पाकिस्तानी होने के नाते पसंद नहीं आया, खासतौर पर इतना क्रेडिट लेने के बाद कि हर इंस्टीट्यूट आप लोग अपने नाम पर ही बना रहे हैं। तो ये किस तरफ सूरत हाल जा रही है? क्या हुकूमत को कोई टफ टाइम मिलने वाला है या ये बजट पास हो जाएगा? और फिर वो जो 600% सैलरीज का इजाफा हुआ जिस पे वजीर आजम साहब ने कहा कि जी हम नोटिस लेंगे, क्या वो नोटिस सिर्फ लिप सर्विस था या कुछ नोटिस लिया भी जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है और बिल्कुल खाली लिप सर्विस नहीं है। जब वज़ीर आज़म कोई कमेटी तश्कील देते हैं, कोई नोटिस लेते हैं, तो वो बड़ा उसको सीरियसली जो है उस पर तमाम तरह उसको फॉलो थ्रू भी करते हैं। यहाँ पे आपने जो बात की बजट के हवाले से, देखें इन सिचुएशन गिवन द रिसोर्सेज, गिवन द सर्कमस्टांसेस, 15 साल के जो दौरानिया गुजरा है उसमें एक बेहतरीन और बैलेंस्ड और कंपोज बजट जो हमने पेश किया है, जिसकी पूरी दुनिया भी तारीफ़ कर रही है। अब यहाँ पे ये बात देखें कि 18% से वो 10% पे जो है कमेटी के अंदर थ्रेडबेयर डिस्कशन हुई, अपोजिशन ने भी बात की, इसी तरह हमारे इत्तेहादियों ने भी जो है ये इश्यूज़ उठाए तो हमने उसको कर दिया। 10% आपकी सैलरी इंक्रीज़ आई है, 7% जो है आपकी पेंशन के अंदर इंक्रीज़ आई है। उसके अलावा आपके टैक्स जो था वो 5% से हटा के, जो 6 लाख से 12 लाख रुपए कमाते हैं सालाना, उनका 5% से घटा के तो 1% कर दिया है। तो हमने तो जितना पॉसिबल मैक्सिमम रिलीफ हो सकता था वो इस बजट में दिया है, और तमाम तर चीज़ों को देखते हुए हमने ये तमाम तर इक़दाम उठाए हैं। अब इसमें अच्छे इक़दाम हैं, आप ये कहें कि ये बजट अच्छा नहीं है, ये तो मैं समझता हूँ कि थ्रेडबेयर डिस्कशंस जब दोनों सेनेट में भी और नेशनल असम्बली की कमेटी में हुई हैं, तो इवन अपोजिशन ने भी मैं आपके शो के तवज्जो से बताना चाहूँ, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा हाँ, इन हालात में या इस रिसोर्सेज, गिवन द लिमिटेड रिसोर्सेज या सर्कमस्टांसेस जैसी थी, उसमें एक बेहतरीन बजट हुआ है। तो ये शहबाज शरीफ साहब की कामयाबी है और उनकी टीम की कामयाबी है कि एक इतना अच्छा बैलेंस्ड कंपोज बजट जो था वो हमने पेश किया है। दुरुस्त। अकील, आपने जो बजट की बात की, बजट पे तो बहुत, मैं बजट पे बात करने लग जाऊँ तो प्रोग्राम ही शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर बजट भी अगर हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को दे दें तो हमें उनके बनाए हुए बजट पे एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मुल्क इस वक्त वही चला रहे हैं और हम उनको ऑन कर रहे हैं। जिस तरह GHQ चल रहा है, जिस तरह पाकिस्तान की सरहदों में वो काम कर रहे हैं, हम उनको फुली ऑन करते हैं। बट हमें जिस चीज़ से एतराज़ है वो यही है कि जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपकी गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, जिसका पैसा आवाम के खून पसीने से जा रहा है, उस पर हमें हमेशा एतराज़ रहेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया अकील, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अदालती मास एक बार फिर गर्म हो चुका है। आईनी बेंच की मुद्दत में 30 नवंबर तक की तोसी की गई तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का एक इंतहाई अहम खत सामने आ गया। ये खत जुडिशल कमीशन के 19 जून के इजलास से कबल लिखा गया था। इस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुतालबा कर रखा है कि आईनी बेंच की 26वीं तरमीम के केस में फैसले तक तोसी ना की जाए। खत में मजीद कहा गया कि 26वीं तरमीम के फैसले से पहले तोसी इस बहरान को मजीद गहरा करेगी। ये तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवाम के एतबार को तबाह कर रहा है। खत के मुताबिक 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए और आईनी बेंच में शमूलियत का म्यार और पैमाना भी तय किया जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला भी सुना दिया। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस का ट्रांसफर दुरुस्त करार देते हुए कहा कि जजेस ट्रांसफर को नई तकर्री नहीं करार दिया जा सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट से मुतल्लिक पीर को अहम समाअत मुलतवी हो चुकी है।
जस्टिस मंसूर अली शाह के इस अहम खत के बाद आईनी बेंच की मुद्दत में तोसीक का मुस्तकबिल क्या होगा और रिजर्व सीट्स के केस में आगे क्या होने जा रहा है, इस सब पर और अदालतों से जुड़े दीगर अहम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि जो जजेस ट्रांसफर केस था जिसमें आर्टिकल 200 के ऊपर बहस हुई, आर्टिकल 194 के ऊपर बहस हुई और फाइनली उसका एक फैसला भी आया जिसमें एक इख्तलाफी नोट भी था और इस इख्तलाफी नोट के एंड पे कुछ अशार भी लिख दिए गए, जिसके बाद मेरे ख्याल से कुछ रह नहीं जाता। लेकिन मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या जजेस ट्रांसफर होने चाहिए थे? हमारे बहुत मोअज़्ज़िज़ जस्टिस हैं सरफराज डोगर, खादिम हुसैन सुमरो, मोहम्मद आसिफ। डू यू थिंक इस ट्रांसफर की ज़रूरत थी और ये ट्रांसफर होने चाहिए थे? और अब क्योंकि फैसला आने के बाद मामला फिर रेफर कर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसको क्या डिक्लेयर करेंगे? मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुजैन। देखिए, ट्रांसफर ऑफ जजेस आइन के तहत होता है तो उसमें कोई कबात नहीं है। अगर ट्रांसफर हो जिसमें जज तैयार हो, चीफ जस्टिस हो, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की उसमें सवाबदी और सदर मुमलिकत उसमें अपनी राय दें और उसको ट्रांसफर कर दें। देखिए, आर्टिकल 200 है, उसके अंदर ट्रांसफर हो सकता है और ये होते भी रहे हैं, कोई उसमें इशू नहीं आता। लेकिन ये आप याद होगा सुजैन कि सारा इशू जो उठा था ये इन 6 जजों ने जो खत लिखा था, आपको याद होगा 2024, और फिर 5 जजेस ने ये चैलेंज भी कर दिया था ये ट्रांसफर जो थी। वो तो बात की बात है ना, मैं आप वहां से शुरू कर रहा हूँ। जब उन्होंने वो खत लिखा, जिसको आपको याद होगा पिछले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने उसको एक सू मोटो केस में उठा भी लिया था और उस पर कोई थोड़ी सुनवाई भी हुई थी। उसके बाद फिर वो कोल्ड स्टोरेज में चला गया वो केस। उसके बाद उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, वो रिटायर होकर चले गए नए सिस्टम के तहत। तो वो उसका केस का क्या हुआ हमें इल्म नहीं। Exactly. तो उसको मद्देनजर रखते हुए और बहुत आपको पता है इस्लामाबाद और आप खुद भी बड़े ऐसे केसों में आप वकील हैं, उन केसों में जो बड़े सीरियस नौयत के पॉलिटिकल नौयत के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये जज थे और वहाँ आप देखें जो पिछले चीफ जस्टिस थे और इन जजों में भी इख्तिलाफ था। तो अब तो उन्होंने इसको नेचुरली, अब हम बात कर रहे हैं 26वीं तरमीम हो गई, उसके तहत उन्होंने पूरा सिस्टम भी बदल दिया, उसको बिल्कुल ताबे कर दिया हुकूमत ने जुडिशरी को, खासतौर पे जुडिशल कमीशन के तहत। तो उन्होंने कहा कि इस तरह इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। उन्होंने एक वहाँ के सीनियर जज को एडहॉक जज बनाया, मोअज़्ज़िज़ जज को सुप्रीम कोर्ट का, और 15 नवंबर के जस्टिस सरफराज डोगर साहब को ट्रांसफर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उनको पहले उनको दिया और 2 जजेस को, एक बलूचिस्तान से हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहब, एक मोअज़्ज़िज़ साहब सिंध हाई कोर्ट से आए। और फिर क्योंकि अब ये उन्होंने वहाँ ट्रांसफर के बाद सीनियरिटी, क्योंकि चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करते हैं, तो सीनियरिटी तय कर दी, उनमें इनको सीनियरिटी दे दी गई। और जब उनकी एलिवेशन हो गई चीफ जस्टिस साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में, तो इनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया गया। इसको उन जजों ने चैलेंज किया, कहा कि जी ये पहली बात है, ये ट्रांसफर हुआ है तो इंटरसी जो जजों की सीनियरिटी है, ये जो जज साहब इन्होंने ये जो चीफ जस्टिस साहब ने जो ये ट्रांसफर्ड जज और हमारी सीनियरिटी फिक्स की, वो सही नहीं है। उन्होंने ट्रांसफर पर से को चैलेंज किया कि ये ट्रांसफर मेलेफाइड है और ये हुकूमत अपनी मर्जी के जजों को लगाना चाहती है ताकि अपनी मर्जी, ये उन्होंने उनके एलिगेशन थे। इसकी सुनवाई हुई, आपने देखा कि 3-2 से वो स्प्लिट फैसला आ गया। अब स्प्लिट फैसला जो है उसमें बड़ी हैरानगी की बात है, उसमें जो मेजॉरिटी जजेस उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफर तो सही है, चलें ठीक है ट्रांसफर सही हुआ। उस पर भी सवालात हैं कि क्या ये इसकी जरूरत थी, क्योंकि माइनॉरिटी नोट में लिखा है मेलाफाइड इनफेक्ट एंड मेलाफाइड इन लॉ, बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए हैं माइनॉरिटी नोट में जज साहिबान ने। लेकिन जो हैरानगी की बात है कि आर्टिकल 200 के तहत या किसी आइन के कानून के तहत कहीं नहीं लिखा हुआ कि सदर मुमलिकत जो है, सदर मुमलिकत मीन्स द गवर्नमेंट, हुकूमत वक्त, क्योंकि आर्टिकल 48(1) के तहत ये सवाबदीद जो होती है ये प्राइम मिनिस्टर की होती है, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट। तो उनको रेफर कर दिया उन्हीं हुकूमत को जो इन जजों को लेके आई थी और जहां उन्होंने फिर सीनियरिटी तय कर दी थी। तो ये आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा था कि सदर मुमलिकत जो है वो इनकी सीनियरिटी तय करेंगे। आपने वही केस उनको भेज दिया। जो आईनी बेंच की मुद्दत है उसमें भी तोसी कर दी गई। हमारे जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो भी, उन्होंने भी खत लिखा, वो थोड़े नाराज भी हुए। इसको, इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है ये इसका क्या बनेगा, या जो इस पे आईनी बेंचेस बन गए हैं इनका फिर आगे क्या फ्यूचर होगा?
देखिए सारी 26वीं तरमीम की आईनी बेंच के लिए गई थी। देखिए सारा और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, ये जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए की गई थी। हमने सबने चैलेंजेस किया, भाई 26वीं तरमीम का केस ही नहीं रुकता। अब ये देखिए अगर ये रिज़र्व सीट्स पे फैसला हो जाता है सुज़ैन, तो हो सकता है ये सीटें भी इन दूसरी जमातों को मिल जाएँ, तक़सीम हो जाएँ। अगर रिव्यू कर देते हैं ये कोर्ट उस फैसले को, तो फिर हो सकता है फिर कौन हुकूमत को या पार्लियामान को रोकेगी 27वीं तरमीम करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के लिए और जजों की और इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की उम्र, मतलब जजों की उम्र बढ़ाने से। तो ये सारी चीजें देखिए लॉन्ग टर्म प्लान है टू कंट्रोल जुडिशरी, वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। 3 सीनियर जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं है। और आप जुडिशियल कमीशन इज टोटली डोमिनेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जजेस हमेशा माइनॉरिटी में चले जाते हैं, तो जो एग्जीक्यूटिव चाहेगा वही होगा, वही जजेस अपॉइंट कर रहे हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की मुद्दत बढ़ा रहे हैं। और इनकी 30 नवंबर तक, और सिंध हाई कोर्ट वाहिद कोर्ट है जो हाई कोर्ट जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बनी हुई है। आप देखें वहां भी जो हो रहा है चीजें वो सबके सामने आया है। तो मैं समझता हूँ जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, देखिए जो भी हो केस आपके सामने अक्टूबर से पेंडिंग है, अक्टूबर नवंबर से एक चैलेंजिंग 26 तक, आप उसको सुनिए। अब पहले वो डिसाइड कीजिए कौन सुनेगा, सुनिए, सुन के फैसला कीजिए कि अगर वो सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो वो मैं समझता हूँ कि जो बात शुरू से हम लोग भी कह रहे हैं और कुछ जज साहिबान ने भी की है कि आप मेन फैसला कर दीजिए, ताकि अगर आप समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम सही हुई है आईन और कानून के हिसाब से, तो उसके हिसाब से फिर आपकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह उसके हिसाब से आप कीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो लेकिन वो केस ही टेकअप नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान इस वक्त शदीद गर्मी की लहर की जद में है। मुल्क के ऐसे इलाके जो कदरे ठंडे तस्वुर किए जाते थे वहां भी आजकल पारा काफी हाई है। न सिर्फ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है बल्कि आए रोज आंधियों और तूफानों का भी सामना है। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान अब सिर्फ उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं जो माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान अब फहरिस्त में नंबर 1 पर आ चुका है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के मुताबिक पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। इस रिपोर्ट में 1993 से लेकर 2022 तक के आदादो शुमार को शामिल किया गया है, जिनके मुताबिक पाकिस्तान को दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क करार दिया है। पाकिस्तान पर माहौलियाती तब्दीलियों के असरात की वजूहात, खतरात और इस सब के मुमकिना हल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इरफान विर्क, और उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगी माहिर माहौलियात मरियम शबीर अब्बासी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर पाकिस्तान में गर्मी की बात की जाए तो गर्मी बढ़ती जा रही है, जब बारिशें होती हैं तो बारिशें हद से ज़्यादा हो जाती हैं। फिर जिस तरह से पिछले दिनों इस्लामाबाद में ओले पड़े, वो इस तरह के एक तूफ़ानी ओले थे, वो कोई ऐसा अज़ाब इलाही था कि लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो गई, महंगे महंगे सोलर जिन्होंने लगवाए थे सोलर तबाह हो गए। ये क्या होता जा रहा है? हमारा मुल्क तो 4 सीजन्स के लिए मशहूर था, आज अगर देखा जाए तो इतनी गर्मी है। वो इलाके, इस्लामाबाद जैसा इलाका जहाँ पे एक अच्छा मौसम होता था, वहाँ पे भी अगर टेम्परेचर 45 से अबव जा रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है? ये इतना मेजर क्लाइमेट चेंज आखिर पाकिस्तान में ही क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो मौसमियाती तब्दीली है या क्लाइमेट चेंज जो आपने कहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ये अगर आपने देखा हो तो कुछ अर्सा पहला 1-2 माह पहले जो है ना, भारत के जो मशरकी इलाके थे वहाँ पर जो है ना वो लाइटनिंग हुई थी, जिससे काफ़ी अमवात हुई थी। इसी तरह जो यूरोप है वहाँ पर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर तजावज़ कर गया गर्मियों में, जिससे वहाँ पर भी जो है ना हीट वेव आई। तो ये पाकिस्तान के लिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पाकिस्तान में है, ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये दुनिया के दूसरे इलाकों में भी है। लेकिन ये जो साउथ एशिया में ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया में, ये कंट्रीज़ ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर्स जो है ना उनमें जो इजाफा है वो ज़्यादा हो रहा है। और आपको ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास ऐसे कवानीन होने चाहिए कि अगर कोई दरख्त काटता है या कोई कोल को ज़्यादा देर जलाता है, जिस तरह के लाहौर में एक सूरत हाल ऐसी पैदा हुई कि स्मोक का बहुत मसला बना, उसके बावजूद लोग जो फैक्ट्रियों में उस वक्त जो कोल की यूजेज थी वो बढ़ गई थी, तो अभी तक देखा है, हमने सुना है कि जी फलां फैक्ट्री पे इतना टैक्स इम्पोज हो गया। डोंट यू थिंक कि हमारे पास एक प्रॉपर लॉज होने चाहिए? देखिए, इस हवाले से तो जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो अपना काम कर रही है। सही, तो सर वो अपना काम, मतलब उसमें उनको क्या कोई ऐसी स्कूलिंग करनी चाहिए, कोई ऐसे इदारे बनाने चाहिए जहाँ पे लोगों को इनकरेज किया जाए कि प्लांट्स लगाए जाएं, प्लास्टिक यूजेज कम किया जाए, प्रॉपर एजुकेशन दी जाए? आपको नहीं लगता कि ऐसे इकदाम होने चाहिए जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा करे और जो आप लोगों का महकमा है वो भी अपना किरदार अदा करे?
देखिए, जो महकमा मौसमियात है वो वेदर की फोरकास्ट देता है, और जो सीजनल फोरकास्ट होती है, जो मौसम मौसम की जो फोरकास्ट होती है, उस हवाले से हम जो है पेशगी आगाही जो है ना वो, या पेशगी इतला जो है ना वो दी जाती है। सही से। तो आगे जो काम करने होते हैं, हर एक का अपना अपना मैंडेट है, उसी अपने अपने मैंडेट में रह के हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मरियम शबीर अब्बासी ने, माहिर माहौलियात, और उनसे जानते हैं कि जो पाकिस्तान में इतना मेजर टेम्परेचर चेंज आ रहा है इसकी क्या रीज़न है। जी देखिए, जो जितने क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स आपने गिने और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, इसका सोल्यूशन जो है वो मल्टी लेयर्ड है। कोई एक सोल्यूशन नहीं है जो हम कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल से लेके रीजनल, हमारे कंट्री लेवल पाकिस्तान, और फिर कम्युनिटी लेवल, और फिर इंडिविजुअल लेवल तक करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग फ्रॉम जो इंटरनेशनल लेवल है उसमें देखें कि जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड फंड्स होते हैं, एडेप्टेशन फंड्स होते हैं, लॉस एंड डैमेज फंड में होता है। तो जो एम्बेसीज पाकिस्तान में है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उनके साथ मीटिंग्स करके, डिप्लोमेसी मीटिंग्स और डिफरेंट फंड्स होते हैं उनके थ्रू जो है वो फंड सीख करने की कोशिश करें, और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें। जैसे कि जो हम घर बनाते हैं उनमें मटीरियल्स इस तरह के इस्तेमाल करें जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से नहीं है। इसी तरह आप देखें कि फंडिंग का, जैसे मैंने बताया कि किस तरह से कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो डेवलप ममालिक हैं उनको रिन्यूएबल्स की तरफ मूव करने की जरूरत है, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करने की जरूरत है, जिसकी वजह से अगर आज वो स्टॉप करते हैं सारे के सारे कंट्रीज, तो 20 से 30 साल लगेंगे नॉर्मल की तरफ मूव करने में, लेकिन ऐसा होता नजर आता नहीं है। तो प्रेशर डालते रहना इन ममालिक पे कि वो इमिशंस लेवल कम करें, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्लोबल वार्मिंग में गैसेस कंट्रीब्यूट करती हैं। ये तो हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। आप देखें कि पाकिस्तान लेवल पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज हैं जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को वर्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे गवर्नेंस के इश्यूज हमारे बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें कि जो पॉलिसीज हमारी इस तरह की हैं वो रिएक्टिव हैं। आप देखें कि फ्लड आता है तो उसके बाद हंगामी सूरत हाल होती है, और सारी अटेंशन मीडिया की भी होती है, बाकी स्टेक होल्डर्स NGOs की भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हैं उनकी भी फंडिंग को एक्टिवेट करना और एवरीथिंग। लेकिन अगर उससे पहले प्रोएक्टिव अगर रिएक्शन रखें, हम रिएक्शनरी के बजाय प्रोएक्टिव मेजर्स की तरफ हम देखें, तो आप पहले से प्लान कर सकते हैं कि आपको साइंस बताती है कि आपकी हीट वेव्स बहुत इंटेंस और बहुत अरसे के लिए होंगी। आपको साइंस बताती है कि आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। साइंस बताती है कि आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। साइंस बताती है कि आपके फ्लड्स आने वाले हैं। तो हमारे इदारे पहले से मिटिगेशन पे काम करें। इस टर्म को मिटिगेशन बोलते हैं कि पहले से काम करें। पहले से आप काम किस तरह से कर सकते हैं कि आप कम्युनिटीज़ को अवेयरनेस दें, उनकी कम्युनिकेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काम करें। इसके अलावा आप जो है वो दरख्त लगाने पे काम करें, क्योंकि आप देखें कि सैलाब जो है वो अब बहुत ज़्यादा क्यों हमें फील होते हैं, क्योंकि दरख्त जो है वो काटते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम कादिर शहरों में तो खासतौर पर अर्बन फ्लडिंग, कहीं ज़मीन जो है वो बारिश के पानी को मिलती नहीं है कि एब्जॉर्ब हो सके ग्राउंड में। हर जगह आपको कॉन्क्रीट नज़र आता है। आपने ये जितनी सारी बातें की ये बिल्कुल ठीक है, हम सब इन पे डिस्कशन तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्रॉबैक रह ही जाता है। तो क्या इसका कसूर जो है, या इसमें जो कसूरवार हम ठहराएंगे वो गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट सही इकदाम नहीं ले पा रही? क्या लोगों को वो इतनी एजुकेशन नहीं दे पा रही कि जो प्लास्टिक यूजेज है वो कम करें, या वो अपने बिला वजह AC ना चलाएं क्योंकि AC में से भी हीट निकलता है, या वो गाड़ियाँ सड़कों पर लेके जाते हैं, कभी मतलब गाड़ी में से भी तो धुआं निकलेगा जो ओवरऑल एवरीथिंग को अफेक्ट करता है। तो डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो इसमें कहीं लैग बैक कर रही है? जी देखिए, गवर्नमेंट को जहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, इंटरवेंशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। लेकिन आप देखें कि जो मुझे मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमारे यहाँ एहसास की कमी है, एम्पैथी की कमी है। वरना आप देखें कि मैंने इवन डिग्री होल्डर्स को देखा है, मैं उनको एजुकेटेड नहीं कहूँगी, डिग्री होल्डर्स को देखा है प्लास्टिक वेस्ट फेंकते हुए, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए। ऑल्दो उनको पता है कि ये इन्वायरमेंट के लिए कितना खतरनाक है, लेकिन वो लोग फिर भी करते हैं। लेकिन तो मैम यही डिग्री होल्डर जब किसी दूसरे ममालिक में जाते हैं वहां पे इनको अपनी गाड़ी की स्पीड रखना भी पता होती है, क्योंकि वहां पे फाइन होता है, वहां पे इनको प्लास्टिक यूजेज पे भी फाइन होता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हमारे ऊपर भी फाइन लगा दिया जाए तो हम वो आवाम है जो फाइन के साथ तो सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन बगैर फाइन के हम नेचुरली इतने अच्छे नहीं है कि हम सब कुछ ठीक करें। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि बाहर के मुल्कों में चूंकि लॉज होते हैं। आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो पॉलिसीज इस तरह की रखे जिसमें लॉज इस तरह के इंट्रोड्यूस हों, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि पॉलिसीज आपकी बनती हैं, लॉज आपके बनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं। तो अगर इस तरह का मैकेनिज्म हो कि इम्प्लीमेंटेशन हो, मिसाल के तौर पर
पाकिस्तान में मेरी फैमिली जो है वो सवात घूमने के लिए गई और वो बता रहे थे कि लोगों ने इतना कचरा वहाँ पे प्लास्टिक का डाला है जो टूरिस्ट आए हुए हैं, और वो कहती कि वहाँ पे कोई मतलब देखने वाला नहीं है, कि ना कहीं बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पे कचरा ना फेंके, ना कोई फाइन इम्पोज करने वाला है। तो अगर वहाँ पर फोर्सेस हों, चाहे वो पुलिस की क्यों ना हो, कि वहाँ पे फाइन इम्पोज करें और लोगों से पैसे लें, उनको कचरा फेंकते हुए देखें। इसी तरह शहरों के अंदर ये करें, इस तरह की पॉलिसीज रखें कि जरा सा अगर इन्वायरमेंट को कोई लिटर करता है तो मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है कि वो बहुत पैसा सिटीजन से ही कमा सकते हैं उन पर फाइन इम्पोज करके, और जिस जिस पे एक दफा फाइन लगेगा तो वो खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाएंगे, जैसा कि आपने बताया। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह डंडा सबका पीर है। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रिक्ट रूल्स और उनकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हो तो डेफिनेटली चेंज आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, जैसे सिर्फ कचरे की हम बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। तो सेग्रीगेशन एट सोर्स, उसको कलेक्ट करना, फिर उसको ट्रीट करना प्रॉपरली, जो साइंटिफिक एक तरीका होता है, ये भी एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंसेंटिव के तौर पे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, अगर उनको इंसेंटिवाइज करे गवर्नमेंट तो इस यंगस्टर्स और काफी लोग जो है वो इस बिजनेस में पाकिस्तान में भी इंटरेस्टेड हैं। लेकिन पॉलिसीज और रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं बिजनेस करने के पाकिस्तान में कि लोग जो है जो करना भी चाहते हैं वो बैक ऑफ कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर पाकिस्तान में बेहतर की जाए तो उससे भी ये कचरे को ठिकाने लगाने और ऑल्टरनेट जो प्लास्टिक के हैं मार्केट में लाने में, क्योंकि हर एक चीज जिसमें बिजनेस और पैसा इन्वॉल्व हो, ऑफ कोर्स वो एक काइंड ऑफ इंसेंटिव होता है लोगों के लिए। बहुत तो शुक्रिया मैम प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।